टू एलिवेट सिविल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि पता है 12 अक्टूबर का हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में करीबन 20 दिन बचे हुए हैं। तो आईजीएसटी भी आ चुकी है। लास्ट टाइम रिवीजन कर जो लास्ट टाइम पे आपके रिवीजन होते हैं बहुत ही हौच पौच हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आईजीएसटी को पूरा माइंड मैप के थ्रू कवर किया है। अगर आपको इसके करंट अफेयर की टेंशन है आईजीएसटी कैसे कवर करें, तो वो सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैं विद इन वीक इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, आपको चीज़ों को देखना है और रिकॉल करते चले जाना है। सिर्फ मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग सेपरेट करके बांटा है जिससे कन्फ्यूज़न होंगे ही नहीं। आप अदर जीएस टॉपिक्स पे फोकस करिए और इसके लिए 1-2 घंटे दे दीजिए, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं नेशनल अपने अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। हाल में ही जो इलेक्ट हुए हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बने हैं। किसको हराया है इन्होंने? जस्टिस बी सुब्रमण्यम रेड्डी को, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसमें ये याद रखिएगा, राधाकृष्णन जो कौन से नंबर के थे? 15 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। अगर इसमें कुछ हम बात करें सीपी राधाकृष्णन के बारे में, जो कुछ एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो इनका बॉर्न हुआ था 4 मई 1957 को तमिलनाडु में। ठीक, इन्होंने जो पार्लियामेंट्री रूल अगर इनका देखिए, इन्होंने ये 2 बार रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ के? कोलम्बटूर के, जो कि है तमिलनाडु में। ओके, आगे चलते हुए अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कैसे वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं कैसे होते हैं और इनका काम क्या होता है, तो जो पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो होती है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस इन इंडिया। ठीक, और ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है यूएसए से। यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, बट इंडिया ने इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके अडॉप्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को। जिनका टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का, और जो उनकी रोल होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, ये रिजाइन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इनको रिमूवल, इनको हटाया भी जा सकता है बाय रिजोल्यूशन इन राज्यसभा मेजोरिटी ऑफ द मेंबर। ठीक, एग्री होना चाहिए किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा होना चाहिए। रिक्वायर्ड कितने दिन की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी इनको पहले। ओके, इतनी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में कवर हुई। आगे चलते हुए हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर को। ये किस में दिया है? आर्टिकल 68 में दिया है। आर्टिकल 68 अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे और कब होना चाहिए। ठीक, जो नॉर्मल वैकेंसी होती है हेल्ड विद इन 60 डे टर्म ऑफ एक्सपायर, एक्सपायर होने के 60 डे पहले जो है उसकी जो वैकेंसी है वो फुलफिल कर दी जानी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें आगे चलते हुए, कंडक्ट एंड कंट्रोल वेस्टेड किसके पास होती है ये पावर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 90 एक्ट 1952, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974 और आर्टिकल 324 के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बनने की क्राइटेरिया क्या होती है? ये पहली चीज़, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और कंप्लीट किए होने चाहिए 35 ईयर ऑफ एज, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, ये क्वालिफाई होने चाहिए कहाँ किसके लिए? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए। ठीक, इन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं होना चाहिए कहीं भी इंडिया में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सबॉर्डिनेट लोकल अथॉरिटी में इनकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हुए हम देखिए इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इलेक्टोरल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसको याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग कैसे होती है? बाय बैलेट पेपर। और डिस्प्यूट, अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हुए हम देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले, तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री
ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 2019 में। ये किसका पार्ट है? पार्ट किसका है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, जिसका टारगेट कितनी सिटीज़ है? 130 सिटीज़ है। इसी तरह मैंने सबको कैटेगराइज करके दिया ताकि आपको ये देखने में और देखते ही आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। इसमें कुछ याद करने की चीज़ है। अवॉर्डेड जो मिला है, कौन देता है इसको? अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। कौन है इसके मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव जी। ओके, सॉरी। अगर हम बात करें टॉप सिटीज़ इन कैटेगरीज में, तो कैटेगरी वन में देखें जो जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। रैंक वन पे है इंदौर, रैंक टू पे है जबलपुर और रैंक थ्री पे है कौन है? आगरा, यूपी। इसमें थर्ड रैंक जो है वो यूपी की है, याद रखिएगा इसको। अगर हम कैटेगरी टू की बात करें जो पॉपुलेशन 3 लाख एंड जो 1 मिलियन के बीच में है, तो रैंक वन पे है अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र में। दूसरा है मुरादाबाद और झांसी। इसमें तीसरा रैंक नहीं मिला है, दोनों ने इसमें ज्वाइन किया है। रैंक टू पे मुरादाबाद और झांसी, इसमें तीसरा रैंक नहीं। अगर हम कैटेगरी थ्री की बात करें जो बिलो 3 लाख पॉपुलेशन है, उसमें है देवास, एमपी में पड़ता है। ठीक, अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ यूपी, यूपी की स्टेटस की अगर हम बात करें जो 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है, उसमें पहले रैंक पे है, अब सॉरी पहले कोई नहीं है, तीसरे रैंक पे है आगरा जो है 196 स्कोर के साथ। दूसरे पे है कानपुर, रैंक 5, 192.2 रैंक के साथ स्कोर इसने किया है। प्रयागराज रैंक 7 पे है, वाराणसी 11 पे है, गाजियाबाद 12 पे है। ये सारी इनकी स्कोर है। ओके, कैटेगरी टू की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बिटवीन 3 लाख एंड 1 मिलियन, तो रैंक टू पे है मुरादाबाद, स्कोर है 198.5। दूसरे पे है झांसी, ये भी रैंक टू पे है 198.5। तीसरे पे है गोरखपुर, रैंक 5, 195। ओके, अगर हम कैटेगरी थ्री की बात करें इसी तरीके से जो पॉपुलेशन जहाँ की है 3 लाख, तो अनपरा रैंक फिफ्थ पे है, स्कोर है 187.5। रायबरेली रैंक 7, 186.5। और गजरौला जो है रैंक 23, 169.2। और खुर्जा जो है 26 रैंक 166.5। तो ये कंप्लीट है किसका? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2025 की रिपोर्ट आई थी, वो कंप्लीट है। आगे चलते हुए हम देखते हैं 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी? दादा भाई नौरोजी की। आइए दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। उनके बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में। 200वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, सेलिब्रेट की गई है कब? 4 सितंबर 2025 को। इनका बॉन्ड कब हुआ था? ये पैदा कब हुए थे? 4 सितंबर 1825 को। कहाँ पे? बॉम्बे में। अगर हम इनकी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें इंडिया में, तो इन्होंने ये फाउंडिंग मेंबर थे किसके? आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने सर्व किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन एज अ प्रेसिडेंट कितने बार? 3 बार। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। इन्होंने डिसाइडेड किया था ओवर कलकत्ता कांग्रेस सेशन कब? 1906 में। और स्टार्टेड गुजराती जनरल राष्ट्र गुफ्तार वॉइस ऑफ ट्रुथ, ये इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में जाके डाल देंगे कमीशन, फिर ये कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा, वो बहुत कंफ्यूजन होने लगती है चीज़ें। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, तो आपको रिवीजन और रिकॉल करने में आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। अचीवमेंट इन इंग्लैंड, अगर हम बात करें इनकी अचीवमेंट्स में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। ये पहले ऐसे इंडियन थे जो इलेक्ट हुए थे कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब? 1892 में। दूसरी बात, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इस स्थापना की थी कहाँ पे? 1866 में। कहाँ पे? लंदन में किया था। ये हुए थे अपॉइंट टू रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर 1895 में। ओके, आगे चलते हुए हम कुछ और चीज़ आते हैं इनके इकोनॉमिक थ्योरी एंड पब्लिकेशंस के बारे में। इनकी एक फेमस थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। इसने दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। इन्होंने एक्सपोज किया था क्या चीज़? ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, किस टू वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इसी ड्रेन थ्योरी में इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के जितने भी वेल्थ थे वो लेके चले गए थे। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, पावर्टी
एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने हाईलाइट किया था पॉवर्टी, इन्होंने हाईलाइट किया था पॉवर्टी कॉज्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से जो भी हमारे इंडिया में गरीबी आई, उसको इन्होंने मेन फोकस करके इसको उस पे इन इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था। ओके, ये हमारा दूसरा ये कवर हो गया। दूसरी टॉपिक आगे चलते हुए हम देखते हैं तीसरे पॉइंट को कि अग्नि कार कैंपेन जो 2025 में है स्टार्ट हुआ था। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, सितंबर 4 2025 में लॉन्च किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, कौन है, मनोहर लाल जी। लोकेशन दिल्ली में। अंडर किसके अंडर में ये स्टार्ट हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में के अंदर। इसका पर्पस क्या है, एक्सीलरेट करना प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्कीम को, स्पीड अप करना, एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस को, और क्या है इसमें स्पीड अप करना कंस्ट्रक्ट जो भी सैंक्शनड हाउस है उनको जल्दी से बना के जिनके लिए ये अलॉट है उनको प्रोवाइड कराना। ठीक, अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कहाँ गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो 2.0 है, लेकिन इसके पहले चलता था प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसका ऑब्जेक्टिव था हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 तक इनको सभी को घर देना है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 हाल में ही लॉन्च किया गया है, कब, सितंबर 2024 में। इसको एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल एड टू 10 मिलियन मोर अर्बन फैमिली, मतलब 10 मिलियन और लोगों को, फैमिलीज को एड हेल्प करनी है इसके थ्रू। ठीक, स्कोप और हम ड्यूरेशन की बात करें, कवर करेंगे मोर देन 5000 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। जो पीरियड है 2 मंथ का, सितंबर 4 2025 से अक्टूबर 31 2025 तक। इनकी जो की ऑब्जेक्टिव है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इन्फॉर्म स्टेक होल्डर अबाउट क्रेडिट रिस्क गारंटी, फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, इनको ये टारगेट करेंगे। ठीक, और एडिशनल बेनिफिट्स फॉर बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो एक्सेस ये प्रोवाइड कराएंगे, क्या चीज़, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक, ये इनका एडिशनल बेनिफिट्स रहेंगे जो नीडी पर्सन के लिए। ये प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, स्पेशल फोकस ग्रुप अंडर जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंडर में आएंगे। इसी तरह कुछ और रिलेटेड इवेंट्स की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आवास दिवस डेट, इसको सेलिब्रेट किया गया, पहली एनिवर्सरी 17 सितंबर 2025 को पहली एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसको लॉन्च 2.0 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास मेला, ये भी अर्बन के लिए ऑर्गेनाइज एज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए ये जो स्कीम है इसको लाई गई। ठीक, फेज 2, ये 2 फेजेस में काम होगा। पहला 1 सितंबर से 27 सितंबर तक, जो दूसरा फेज है एनी डे बिटवीन 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के कुछ प्रोविजंस हैं। इसके जो टारगेट्स हैं वो कितने हैं, 10 मिलियन अर्बन फैमिलीज को इसमें शामिल करना है। इसमें फाइनेंशियल एड जो रहेंगे अप टू 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख रुपए इनको, 2.5 लाख रुपए तक इनको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और परचेजिंग अ पक्का हाउस इन सिटीज। ओके, ये सारी चीज़ें हैं इस स्कीम में जो कैंपेन चलाई गई जिसका नाम है अंगीकार। आगे चलते हुए अगर हम देखें UDISC प्लस 2024-2025 की रिपोर्ट, तो ये क्या है, ये है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, मतलब लिख देते हैं हम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, सिस्टम फॉर एजुकेशन। ओके, हाँ, तो इसका जो मेन मोटिव है ये क्या है, ये ट्रैक करना प्रोसेस इन स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द स्टेजेस, हर स्टेज पे कैसे कैसे कौन कौन से स्टेज की बात है, फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी, सारी चीज़ों की इसमें ये हर स्टेज पे क्या करता है,
ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस। ठीक, अगर हम बात करें इंडिया की, जो टीचर स्ट्रेंथ अक्रॉस जस्ट 1 करोड़ है, तो ग्रोथ हुआ है कितना 6.7 का 2022-2023 से। अगर प्यूपिल टीचर रेशियो, मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो का मतलब होता है कि एक बच्चे पे कितने टीचर है। अगर हम फाउंडेशनल की बात करें तो एक बच्चे पे 10 है, और प्रिपरेटरी की बात करें, सॉरी, उस पे 13 है, मिडिल पे 17 है, और सेकेंडरी पे कितने हैं 21 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्रॉप आउट रेट्स डिक्लाइनिंग अक्रॉस स्टेजेस, तो जो प्रिपरेटरी है इस पे 3.7 से 2.3 का 3% का है, मिडिल की अगर हम बात करें 5.2 से 3.5 का, और जो सेकेंडरी है 10.9 से 8.2 परसेंटेज के ड्रॉप आउट से। ठीक है सॉरी। तो ये सारी चीज़ें UDISE प्लस जो रिपोर्ट है इसने पब्लिश की है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसको हाईलाइट करके बता दिया है। आगे चलते हुए हम देखें तो इनिशिएटिव स्कीम टू प्रमोट रिसाइकलिंग फॉर क्रिस्टल मिनरल्स इन इंडिया, इसको अगर हम देखते हैं तो अप्रूवल कब मिला है, अप्रूवल इसकी टाइमलाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 से शुरुआत होके 2030-2031 तक है। मतलब टोटल जो टाइम पीरियड इसका कितने साल तक का है, 6 ईयर का, 6 ईयर, 6 साल तक का है, सॉरी। इसका जो फोकस एरिया है ना वो क्या है, डेवलप करना रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक, इसका ये जो मेन फोकस एरिया है वो यही है। अगर हम गोल्स की बात करें, प्रमोट करना है रिसर्च इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल, और प्रपोज करना है स्टेब्लिश ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ठीक, क्रिटिकल मिनरल्स का अगर हम फंडिंग की बात करें एंड इनिशिएटिव्स की, जो टोटल इनिशिएटिव स्कीम्स है वो कितने की है, 1500 करोड़ की है। किसके द्वारा की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जिसका पर्पस है वो क्या है, प्रमोट करना है रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन द कंट्री। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडीज की अगर हम बात करें, 20% ऑफ सब्सिडी ऑन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और अनरिलेटेड यूटिलिटीज, कितने परसेंटेज की बात की गई है, यहाँ पे 20% की बात की गई है। और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर सब्सिडीज की अगर हम बात करें, इनिशिएटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर, जो बेस ईयर किसको बनाया गया 2025-2026 तक, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 टू 2030 से 2031 तक, अपॉन अचीविंग प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड इंक्रीमेंटल सेल्स। ठीक है, 40% जो है वो एलिजिबल ऑपरेशंस एक्सपेंडिचर सब्सिडीज प्रोवाइड द सेकेंड ईयर, और जो रिमेनिंग 60% है वो कब होगा, 5th ईयर में। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें, लिमिट्स टू इंश्योर मोर बेनिफिशरी, जो टोटल इंसेंटिव्स पर यूनिट है उसमें कौन क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कैपिटल प्लस ऑपरेशनल सब्सिडीज। इसमें लार्ज यूनिट्स में कितने हैं, 50 करोड़, और स्मॉल यूनिट्स पे है कितने, 25 करोड़। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडीज की जो लिमिट है उसमें हम लार्ज यूनिट पे 10 करोड़ है, और स्मॉल यूनिट्स पे 5 करोड़ है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी दृष्टि में, इसमें मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे। आइए पहले समझ लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे होता क्या है थोड़ा सा। इसको ये जो सर्वे है वो कराता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है। इसका ये मतलब है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को नीड के अकॉर्डिंग अपने इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का जो सर्वे का मेनली फोकस था स्कूल एजुकेशन। इसी तरह इसको टाइम के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। एनरोलमेंट की। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल जो था वो टोटल 55.9% था, रूरल 55.9%, रूरल जो था 66%, और जो अर्बन था 30.1%। प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल जो थे नेशन वाइड कितने हैं, 31.9% थे। तो यही सर्वे में बताया गया था। आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि 2025 को हाल में ही आया है। आइए
इसको एक एक करके देखते हैं क्या है इस 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल में। इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किसके द्वारा किया गया? यूनियन गवर्नमेंट एज द 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड फॉर रिमूवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ अ स्टेट और एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हो, उनको रिमूव करने का, रिमूवल का एक इसका एक पर्पस है। अब पर्पस आया क्यों? क्यों कोई भी ऐसा काम या फिर पीएम, सीएम ऑफ स्टेट या फिर एनी मिनिस्टर ऑफ सेंटर और गवर्नमेंट, सेंटर और या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्टर ऐसा काम करते हैं कौन सा, जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, उसमें उनको जेल जाना पड़ सकता है। इसका अगर हम बात करें तो कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में आर्टिकल 74, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए 74 सॉरी 75 है ये, क्योंकि जो 75 है वो बात करता है पीएम यूनियन ऑफ मिनिस्टर का, आर्टिकल 164 सीएम की बात करता है स्टेट मिनिस्टर का, और आर्टिकल 239 ए दिल्ली यूटी, जो यूटी है दिल्ली, ये उसकी बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग याद रखिएगा। और एक्सटेंशन की अगर हम बात करें एक्सटेंशंस की, ये दिल्ली दिल्ली में तो लागू होगा ही, लेकिन ये सेपरेट बिल लाया जाएगा किसके लिए? जम्मू और कश्मीर के लिए और पुदुचेरी के लिए। ठीक, इसका जो रिमूवल का जो कंडीशन है, अगर कोई मिनिस्टर ऐसा ऑफेंस एक्यूज करता है जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो सकती है, ठीक, और वो अरेस्ट भी हो सकते हैं लगातार 30 दिन तक कस्टडी में, अगर सॉरी, वो अरेस्ट होकर लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहें। ठीक, तो ये दो सिचुएशन ऐसे बनती है। आगे चलते हुए अगर हम देखें रिमूवल प्रोसेस कैसे होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है उनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, और ऑटोमेटिक जो सॉरी रिसेशन होंगे, उसमें अगर मिनिस्टर 30 दिन तक कस्टडी में है और रिजाइन नहीं करते, तो अपने आप ही वो जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ओके, कितने दिन तक? 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक। अगर वो नहीं जेल में है तो खुद ब खुद उनकी जो पोस्ट है वहां से उनको हटा दिया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट की जो प्रोविजन है, अगर हम बात करें रीअपॉइंटमेंट, कस्टडी से छूटने के बाद फिर वो मिनिस्टर बन सकते हैं। कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। अगर हम आगे चलते देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है आज, तो ये कहता है कि अगर कोई एमपी अगर कोई एमपी, एमएलए या एमएलसी वो 2 साल, कितना? वो 2 साल के लिए जेल जाता है, अगर इन लोगों ने कोई भी कन्विक्टेड क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होते हैं, अगर वो 2 साल तक के लिए जेल जाते हैं तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितने कब तक के लिए? 6 साल तक के लिए। ठीक, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है लिली थॉम्पसन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट 2013। पहले क्या होता था? पहले जो एमपी एमएलए होते थे वो अपील अपील करने के बाद अपनी जो पोस्ट बचा लेते थे, लेकिन लिली थॉम्पसन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट 2013 के बाद इनको तुरंत जैसे ही कन्विक्शन 2 साल की सजा मिली वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक, तो ये है आर्टिकल सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल से डेली वीडियोस आ जाएंगी, एक हफ्ते के अंदर ही पूरी जो दृष्टि है खत्म हो जाएगी। तो इसके आपको पीडीएफ चाहिए होगा, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बाय। आराम से पढ़िए, करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए, आइडेंटिटी हो जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।